अब आते हैं हम थर्ड पैराग्राफ पे। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिया गया है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये इन्होंने बीकर लिया, उसमें पानी भरा और एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन कराया और ऊपर एक फिलामेंटस एल्गी ली जिसको क्लेडोफोरा बोलते हैं। ऑक्सीजनिक होती है। ऑक्सीजनिक मतलब वाटर का प्रयोग करके ऑक्सीजन निकालती है। हमने लाइट गिराया, कुछ समय बाद इस पर लाइट फॉल कराएंगे हम और देखेंगे कि ग्रीन पार्ट में कितना फोटोसिंथेसिस हुआ है और येलो पार्ट में कितना फोटोसिंथेसिस हुआ है। उसके लिए आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक 209 पेज नंबर। उसमें ऊपर एक हेडिंग पड़ी है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। इसका जवाब होगा क्लोरोप्लास्ट। प्लांट के जो ग्रीन पार्ट होते हैं उसी में फोटोसिंथेसिस चलती है। फर्स्ट पैरा में यही चीज़ें लिखी हुई हैं। सेकंड पैरा में आएंगे आप, उसमें अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट को लेकर बातें लिखी गई हैं कि क्लोरोप्लास्ट अपने आप को जिस तरीके की लाइट रहती है उस तरीके से अपने आप को मेसोफिल सेल्स में अलाइन करते हैं। जैसे अगर बहुत हाई लाइट इंटेंसिटी है तो क्लोरोप्लास्ट अपने आप को पैरेलल टू वॉल, मेसोफिल सेल्स की जो वॉल होती है इसको लैटरल वॉल बोलते हैं। ये लैटरल वॉल्स होती हैं, ये लैटरल वॉल्स होती हैं। लैटरल वॉल के पैरेलल अपने आप को लगा देते हैं, लैटरल वॉल। अगर बहुत हाई लाइट इंटेंसिटी, अगर लो लाइट इंटेंसिटी है तो अपने आप को परपेंडिकुलर टू वॉल, जिससे वो ऑप्टिमम क्वांटिटी में लाइट को पा सकें। और जब मॉडरेट लाइट रहती है तो ये अपने आप को रैंडमली कहीं भी प्लेस कर लेते हैं। अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट यही होता है। उसके बाद दो सवाल पूछे गए हैं। व्हेन डू यू थिंक द क्लोरोप्लास्ट विल बी अलाइन्ड विद देयर फ्लैट सरफेस पैरेलल टू द वॉल। पैरेलल टू द वॉल, इसका जवाब होगा अंडर हाई लाइट कंडीशन। अंडर हाई लाइट कंडीशन इसी को हम बोलते हैं पैरास्ट्रोफी। इसी को हम बोलते हैं अंडर हाई लाइट कंडीशन, इसको हम बोलते हैं पैरास्ट्रोफी। दूसरा सवाल दिया, व्हेन डू यू थिंक क्लोरोप्लास्ट विल बी परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट अंडर लो लाइट कंडीशन। इसका जवाब है अंडर लो लाइट कंडीशन। इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी, एपिस्ट्रोफी। ये जो अलाइनमेंट होता है ये लाइट किस तरीके से, अगर बहुत हाई लाइट इंटेंसिटी आ रही है तो क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल्स में अपनों को लैटरल वॉल के पैरेलल जो है अपने आप को अलाइन करते हैं। अगर लो लाइट आ रही है तो ऑप्टिमम लाइट पाने के लिए परपेंडिकुलर टू द वॉल हो जाएंगे, और अगर मॉडरेट लाइट आ रही है तो क्लोरोप्लास्ट अपने आप को रैंडमली प्लेस करेंगे। ये सेकंड पैराग्राफ में यही लिखा गया है और लास्ट में ये दो सवाल पूछे गए हैं। उन दो सवालों का जवाब यही होगा। अब आते हैं हम थर्ड पैराग्राफ पे। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिया गया है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अभी यहाँ जितनी चीज़ें दी गई हैं उतनी चीज़ों के बारे में जानेंगे। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, और जो ये सिक्के के रूप में एक दूसरे के ऊपर गट्ठर बनाए हैं इसको हम ग्रेनल एमिली कहते हैं, और दो ग्रेनल एमिली को जो जोड़ते हैं उसको स्ट्रोमल एमिली बोलते हैं। इसमें स्ट्रोमा होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर जिसमें डार्क रिएक्शन चलती है, और ये जो ग्रेना होती है इसमें लाइट रिएक्शन चलती है। राइबोसोम होते हैं, इसमें क्लियर कट डिवीजन, क्लोरोप्लास्ट में जो होता है क्लियर कट डिवीजन होता है। मेम्ब्रेन, जो ये मेम्ब्रेन सिस्टम है ये रिस्पॉन्सिबल होती है, ट्रैप करती है लाइट एनर्जी को और सिंथेसाइज करती है एटीपी और एनएडीपीएच। जो स्ट्रोमा होती है इसमें एंजाइमेटिक रिएक्शन चल रही होती है जो शुगर बनाती है, और शुगर जो है स्टोर्स होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो शुरुआत में जो लाइट ट्रैप करना और रिएक्शन में पार्टिसिपेट होकर एनएडीपीएच और एटीपी बनाना, वो जो शुरुआती रिएक्शन थी वो डायरेक्टली लाइट ड्रिवन थी, इसलिए इसको हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं, लाइट रिएक्शन बोलते हैं। और जो बाद जो स्ट्रोमा में रिएक्शन चल रही है वो डायरेक्टली लाइट ड्रिवन नहीं होती है, लेकिन वो जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं उस पर डिपेंड करती है। इसीलिए इसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो डार्क रिएक्शन जो होती है वो लाइट की एब्सेंस में चलती है या अंधेरे में चलती है? तो इनडायरेक्टली जो डार्क रिएक्शन होती है डिपेंड करती है लाइट पे, क्योंकि ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, एटीपी और एनएडीपीएच पे। अब हम आगे चलते हैं। पेज नंबर 210 पे
ऊपर ऊपर हेडिंग पढ़िए, हाउ मेनी टाइप ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो 4 रिक्वायरमेंट होते हैं। पहला पिगमेंट, दूसरा लाइट, तीसरा वाटर, चौथा CO2। क्लोरोफिल के बारे में जानते हैं। क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का होता है, और दूसरा लाइट इज इसेंशियल। लाइट जो होती है इसेंशियल होती है क्लोरोफिल के बनने में। लाइट इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। अब हम टाइप जानते हैं क्लोरोफिल के। क्लोरोफिल कितने टाइप के होते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। ये तीनों तो हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि ये एल्गी में होता है। हमारे चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, तो हायर प्लांट में ये नहीं होते हैं। क्लोरोफिल ए जो होता है वो यूनिवर्सल पिगमेंट होता है। ये यूनिवर्सल पिगमेंट होता है। यूनिवर्सल पिगमेंट होता है, और ये जो है ये पाया जाता है जितने भी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं उसमें पाया जाता है। फाउंड इन ऑल ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजनिक का मतलब होता है जो वाटर का यूज करके ऑक्सीजन निकाले। इसमें दो होते हैं, एक ऑक्सीजनिक होता है, एक नॉन ऑक्सीजनिक। जैसे बैक्टीरिया जो होते हैं वो H2S का यूज करते हैं, इसका मतलब उनका जो फोटोसिंथेसिस होता है वो नॉन ऑक्सीजनिक होता है। ऑक्सीजनिक और एरोबिक में डिफरेंस क्या है? ऑक्सीजनिक जो होते हैं वो वाटर का यूज करके ऑक्सीजन निकालते हैं, जबकि एरोबिक जो होते हैं वो रिस्पिरेशन होता है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं। ये दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। क्लोरोफिल बी जो होता है ये एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये पाया जाता है यूग्लेनॉइड्स में, यूग्लेनॉइड्स में, ग्रीन एल्गी में, एंड हायर प्लांट में। और क्लोरोफिल के केस में हम एक बात और जानना चाहेंगे कि अगर किसी प्लांट को हम डार्क में रख देंगे तो प्लांट अपना जो ग्रीन कलर होता है उसको खो देगा। इसको हम इटियोलेशन बोलते हैं। इतना और हम क्लोरोफिल के बारे में जान लेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर पे। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में 4 पायरोल रिंग होती हैं। सेंटर में मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम 2 पायरोल रिंग के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, 2 के साथ वीक बॉन्ड बनाता है। और इस पार्ट को हम पोरफायरिन हेड बोलते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। इसमें टेल होती है जिसको हम फाइटोल टेल बोलते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। इसमें दोनों तरीके के नेचर पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम एम्फीपैथिक बोलते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। इसमें ग्रेना थैलेपॉइड्स हैं, ग्रेना लैमेली है और स्ट्रोमा लैमेली है। ग्रेना लैमेली का अगर हम एक चीज को निकाल के देखें, एक सिर्फ एक को, तो उसको हम थैलेपॉइड बोलते हैं। और थैलेपॉइड में थैलेपॉइड मेम्ब्रेन होती है। थैलेपॉइड मेम्ब्रेन जो होती है लिपिड बाई लेयर की होती है। जितनी भी मेम्ब्रेन होती है वो सब लिपिड बाई लेयर की होती है। इसमें हेड होता है, टेल होता है। जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। और ये अपने आप को इस तरीके से एसोसिएट करते हैं कि जो हाइड्रोफिलिक वाला हिस्सा है वो ऊपर साइड में रहेगा और जो टेल होती है वो अंदर के साइड में होगी। सेम इसी तरीके से क्लोरोफिल भी अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। उसमें भी एक हेड होता है, एक टेल होती है, और उसको इसी लिपिड बाई लेयर के मेम्ब्रेन के बीच में ही आना होता है, इसलिए वो अपने स्ट्रक्चर को इसी तरीके से रखती है। जैसे कि लिपिड बाई लेयर में हेड होता है, टेल होता है, उसी सेम तरीके से क्लोरोफिल भी अपने स्ट्रक्चर को उसी तरीके से रखता है। आते हैं आगे।
क्लोरोफिल ए का जो फार्मूला होता है वो C55S72O5N4Mg, और क्लोरोफिल का जो बी का फार्मूला होता है वो C55S70O6N4Mg। दोनों का स्ट्रक्चर लगभग लगभग सेम होता है, सिर्फ डिफरेंस होता है यहाँ दो हाइड्रोजन के मालिक्यूल ज़्यादा हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के कम है, यहाँ ऑक्सीजन के कम है, यहाँ ऑक्सीजन के ज़्यादा है। लगभग लगभग दोनों क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर सेम होते हैं। अब हम जानेंगे कैसे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये जो सेकेंड पायरोल रिंग है, अगर इसमें CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर हो गया, अगर CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि CH3 में जो 3 H है और CHO में 1 H है, तो 2 H यहाँ ज़्यादा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब हम इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट पिगमेंट पे, जिसका नाम है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स जो हैं दो पार्ट से मिलकर बनते हैं, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। कैरोटीन का जो फार्मूला होता है वो C40H56 और ज़ैंथोफिल का जो फार्मूला होता है C40H56O2। इसका जो फंक्शन होता है वो एसेसरी पिगमेंट होता है, और ये फोटोसिंथेसिस को मोर एफिशिएंट बनाता है अलग अलग तरीके के वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करके, और ये फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है क्लोरोफिल ए को। अब हम जानना चाहेंगे कि क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से कैसे बचाता है। अब हम क्लोरोफिल को हम मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते हैं। ये क्लोरोफिल ए हो गया, ये क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल हो गए, ये कैरोटीनॉइड होगा। जब लाइट नहीं पड़ रही होती है तो ये सब अपने नॉर्मल स्टेट में रहते हैं। अब जब लाइट पड़ना स्टार्ट होगी, लाइट पड़ना जब स्टार्ट होगी तो जो इसके सबसे इनर में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होगा और सबसे बाहरी लेयर में आ जाएगा, एक्साइट होकर सबसे बाहरी लेयर में आ जाएगा। और जैसे कि मान लीजिए एक क्लोरोफिल है, उसके बगल में बहुत सारे क्लोरोफिल होंगे, बी होंगे, कैरोटीनॉइड्स होंगे। वो धीरे 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 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपने नहीं देते हैं, सिर्फ एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेजोनेंस। तो ये धीरे 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 अपनी एनर्जी जो है क्लोरोफिल ए को देंगे, ये भी देगा ये भी देगा, जिसके कारण क्लोरोफिल ए में ऑलरेडी लाइट पड़ने के कारण जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट है और ये लोग एनर्जी दें, जिसके कारण इसके पास एनर्जी का बल्क हो जाएगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन संभाल नहीं पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, ये हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है। हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जो होता है ये इसी से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है, इसी से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है। और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। एटमॉस्फेयर से जो है CO2 आती है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कि सुबह सनराइज हुआ तुरंत सनसेट हो जाए। सनराइज होगा तो दिन भर लाइट गिरेगी और इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे। ऐसे में क्लोरोफिल जो ए है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि प्लांट्स में जो होती हैं वो रूट्स होती हैं। रूट जो होती है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करती हैं और एब्जॉर्ब करके वाटर को जाइलम के थ्रू भेजती हैं लीफ के पास। लीफ में वाटर आता है और क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल ए में के पास इधर तो लाइट गिरती रहती है और साथ में वाटर टूटता रहता है। वाटर टूटता है H2O, ये टूटेगा H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन। और ये जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है ये बहुत खतरनाक होती है। ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन खतरनाक इस वे में होती है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती रहती है और ये बहुत हाईली एक्टिव होती है, हाईली रिएक्टिव होती है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती रहती है। ये तो चाहता है कि हमको कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे हम रिएक्टिव जो हैं इससे कम रिएक्टिव हो सकें। तो अगर ये ऑक्सीजन जाके इस क्लोरोफिल ए से जुड़ जाएगी तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है क्लोरोफिल का? क्लोरोफिल का फॉर्मूला है C55H72O5N4Mg। एक ऑक्सीजन जुड़ेगी O5 से O6 हो जाएगा, दूसरी ऑक्सीजन जुड़ेगी O7 हो जाएगा, तीसरी ऑक्सीजन जुड़ेगी O8 होगा। तो ये क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है वही खराब हो जाएगा। इसको बचाने के लिए
ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक मालिक्यूल जो है वाटर का टूटेगा, बहुत सारे मालिक्यूल वाटर के टूटेंगे, तो बहुत सारे मालिक्यूल वाटर के जैसे टूट रहे हैं। तो ये जो मालिकुलर ऑक्सीजन है जो कि बहुत रिएक्टिव है, इसको तो सबसे पहले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाएगा, और ये जो काम होता है इसको कैरेटिनॉइड्स ही करते हैं। और जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरोफिल ए के पास चले जाते हैं, इससे इसकी डिफिशियंसी भी पूरी हो जाती है। और ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, एच हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना, फोटोसिंथेसिस में एटमॉस्फेरिक CO2 आया और ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया। पूरी तरीके से सारा प्रोसेस कोऑर्डिनेटेड वे में होता है। अब हम थर्ड आते हैं, थर्ड पिगमेंट पे। इसको हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। फाइकोबिलेंस होते हैं, ये हॉट वाटर सोल्यूबल पिगमेंट होते हैं। दो तरीके के होते हैं, फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन। ये ब्लू कलर का होता है, ये रेड कलर का होता है। आगे आएंगे हम लाइट पर। लाइट फोटोसिंथेसिस जो होता है वो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, सबसे पहली पॉइंट। ये विजिबल स्पेक्ट्रम में फोटोसिंथेसिस होता है। हम जानते हैं विबग्योर, विबग्योर, विबग्योर में 7 कलर होते हैं। और यही बात TW एंगलमैन के दिमाग में आई, जो पिछले पन्ने पे हमने एक्सपेरिमेंट छुड़ाया था, वो यही एक्सपेरिमेंट था। ये 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। इसी को हम फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन भी कहते हैं। व्हाइट लाइट जो होता है उसमें 7 कलर होते हैं, और इन 7 कलर में प्लांट में कौन सी लाइट सबसे अच्छा फोटोसिंथेसिस करती है, इसका पता लगाने के लिए TW एंगलमैन ने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या था? ये इन्होंने एक बीकर लिया, उसमें पानी भरा और एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन कराया, और ऊपर एक फिलामेंटस एल्गी ली जिसको हम क्लेडोफोरा बोलते हैं। ऑक्सीजनिक होती है। ऑक्सीजनिक मतलब वाटर का प्रयोग करके ऑक्सीजन निकालती है। हमने लाइट गिराया, इसको एक प्रिज्म से गुजारा। प्रिज्म से गुजरने के बाद लाइट 7 अलग अलग कलर में डिफ्रेंशिएट हो गई। और ये जो लाइट है ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर की लाइट। और TW जो एंगलमैन है उनको यही पता करना था कि सिंगल कलर की लाइट में फोटोसिंथेसिस किसमें ज़्यादा, सबसे ज़्यादा होता है। और इस चीज़ को, जो सिंगल कलर की लाइट जो होती है, इससे फोटोसिंथेसिस की किसमें ज़्यादा होता है, इसको पता करने के लिए जो उन्होंने हेल्प ली वो थी एरोबिक बैक्टीरिया। कैसे हेल्प ली? उन्होंने कहा कि जो फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस जब होगा तो वाटर ज़्यादा टूटेंगे, वाटर का जो यूज़ होगा वो ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा निकलेगी। तो ये जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया इकट्ठा ज़्यादा होंगे। बैक्टीरिया इकट्ठा ज़्यादा होंगे। उन्होंने कहा कि फोटोसिंथेसिस जो एक्शन स्पेक्ट्रम है, जिसमें एक्शन बहुत बढ़िया से चलता है, इन्होंने देखा कि जब ये फोटोसिंथेसिस जो है हो रही है, उसमें वाटर का यूज़ बहुत हो रहा है, ऑक्सीजन ज़्यादा निकल रही है, बैक्टीरिया इकट्ठा हो रहा है। इन्होंने देखा कि जो वायलेट कलर है, यहाँ पे थोड़े बहुत बैक्टीरिया थे, इंडिगो में बहुत कम, लेकिन जो ब्लू था इसमें बहुत बैक्टीरिया थे, बहुत। और ग्रीन में भी ऐसे ही थोड़े से, येलो में भी थोड़े से ही, और ऑरेंज में भी थोड़े, लेकिन रेड में बहुत ज़्यादा थे। तो उन्होंने कहा कि जो फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम है, मतलब जो हमें दिख रहा है, जिसमें एक्शन बहुत बढ़िया से चलता है, वो ब्लू और रेड रीजन है। और सबसे कम फोटोसिंथेसिस जो है वो ग्रीन कलर में होता है। अब क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, ब्लू और रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा क्यों होती है? तो इसके लिए NCERT का पेज नंबर 210, ग्राफ 13.3 का ए। और जो ये ग्राफ है
एंगलमैन का जो एक्सपेरिमेंट था, इसका जो ग्राफ है वो सेकंड ग्राफ है, ये वाला, ये एक्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ है। इसमें देखिए ये 400 नैनोमीटर से शुरू है 700 नैनोमीटर तक, ये जो है ब्लू है और ये रेड है, होता है विब ग्योर ग्योर, ऐसे है विब ग्योर, ये एक्शन स्पेक्ट्रम है। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आएगा कि ब्लू और रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा क्यों होती है। इसके लिए एक ग्राफ है 210 नंबर पेज पे, ग्राफ 13.A, ये वाला। इसमें देखेंगे कि नीले और रेड लाइट का जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाई क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट और वेवलेंथ के बीच में है। जितनी ज़्यादा पीक होगी उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्लोरोफिल बी का भी ग्राफ ज़्यादा है, क्लोरोफिल ए का भी ग्राफ ज़्यादा है, और इधर ब्लू रीजन में और इधर रेड रीजन में भी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का ग्राफ का जो पीक है वो ज़्यादा है। स्पेक्ट्रम में जो ब्लू और रेड लाइट का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो ज़्यादा होगा। जिस लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा उसमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा। तो हम जानते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम जो है ब्लू ब्लू और रेड रीजन में होता है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी ब्लू और रेड रीजन में होगा। जो होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वही होगा एक्शन स्पेक्ट्रम। क्लोरोफिल जिस लाइट का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा करेंगे उसमें फोटोसिंथेसिस उतना ही ज़्यादा होगी। इस ग्राफ से एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना सकते हैं कि जो क्लोरोफिल बी है उसका एब्जॉर्प्शन जो है ब्लू लाइट में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ए, लेकिन जो क्लोरोफिल ए है इसका एब्जॉर्प्शन रेड लाइट में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बी। तो रेड और ब्लू लाइट में सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, तो वो है क्लोरोफिल ए। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इसमें बन सकता है। इस ग्राफ में आप देखेंगे कि जो ब्लू लाइट है उसमें बी का एब्जॉर्प्शन पीक ज़्यादा है ए से, लेकिन रेड लाइट में ए का एब्जॉर्प्शन पीक ज़्यादा है बी से। तो इफिशिएंटली कौन सा क्लोरोफिल ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा? क्लोरोफिल ए, क्योंकि जितना पीक यहाँ ज़्यादा है उससे देखिए यहाँ पे उस ग्राफ में देखिए ये पीक कम है, तो क्लोरोफिल ए जो है इफिशिएंटली एब्जॉर्ब करेगा ब्लू और रेड लाइट को। इसीलिए अब हम आगे जब भी बात करेंगे तो वो क्लोरोफिल ए को लेके ही बात करेंगे। ये तो हो गया एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। फोटोसिंथेसिस का जो एक्शन स्पेक्ट्रम है उसको हमने बताया था टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने। उन्होंने बताया था कि जो ब्लू और रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस होता है सबसे ज़्यादा होता है, और इसका पता उन्हें चला एरोबिक बैक्टीरिया से। एरोबिक बैक्टीरिया ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज़्यादा इकट्ठे हुए थे। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो O2 के निकलने के बेस पर हुई, जो 13.2 का 13.3 का बी वाला ग्राफ है, सेकंड वाला ये वाला ग्राफ। इसमें देखिए मीजर बाई O2 रिलीज्ड, और यह ग्राफ एब्जॉर्प्शन की तरह है। पहले क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा, पहले क्लोरोफिल का जो एब्जॉर्प्शन है ज़्यादा हुआ, फिर क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन फिर कम हुआ और फिर ज़्यादा हुआ। ये ग्राफ देखिए ऐसे ही है। उन्होंने जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ देखा, ये वाला ग्राफ जब देखा, तो उन्होंने कहा कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का ग्राफ अगर हम देखें तो बी का ग्राफ जो है वो ब्लू लाइट में जो है वो ज़्यादा है, एब्जॉर्प्शन बी का ज़्यादा हुआ है इन कंपैरिजन टू ए, और रेड लाइट में ए का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हुआ इन कंपैरिजन टू बी। इसका मतलब एक्शन स्पेक्ट्रम, ये जो एक्शन स्पेक्ट्रम है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है क्लोरोफिल के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पर डिपेंड करती है। ठीक, वो क्लोरोफिल ए पर भी डिपेंड करता है और क्लोरोफिल बी दोनों पर डिपेंड करता है। जो ये एक्शन स्पेक्ट्रम है वो क्लोरोफिल ए और बी दोनों पर डिपेंड करता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आप देख रहे हैं ब्लू लाइट में बी का एब्जॉर्प्शन पीक ज़्यादा है, ए का भी ज़्यादा है, लेकिन रेड लाइट में ए का भी ज़्यादा है, बी का भी ज़्यादा है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पर डिपेंड करती है, जो कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल दोनों पर डिपेंड करती है। लेकिन दोनों में से किस पर ज़्यादा डिपेंड करती है, कैसे पता चला? फ्यूचर में हमने जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ दोनों को एक दूसरे से मैच कराया, मतलब रेड के ग्राफ को इस उठा के इस वाले ग्राफ के ऊपर रखा। तो हमने देखा जो क्लोरोफिल बी की लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है जिसका एब्जॉर्प्शन जो होता है ब्लू लाइट में ज़्यादा होता है,
ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को पार कर गई, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को पार कर गई, इस वाले ग्राफ में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को पार कर गई, क्योंकि ब्लू लाइट में इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है। ठीक, क्लोरोफिल ए से भी ज़्यादा है ब्लू लाइट में क्लोरोफिल बी का, ये क्लोरोफिल बी का बता रहा हूँ, ये है क्लोरोफिल बी का एब्जॉर्प्शन जो है ज़्यादा है। ठीक, इसका मतलब जो रेट होता है, रेट, ये रेट वाला ग्राफ है, रेट क्लोरोफिल बी के एब्जॉर्प्शन से ऊपर नहीं है। ठीक, क्लोरोफिल बी का जो एब्जॉर्प्शन है वो रेट से भी ज़्यादा है, ये जो रेट रेट एब्जॉर्प्शन है ये रेट से भी ज़्यादा है, जो बी का एब्जॉर्प्शन है वो रेट से भी ज़्यादा है। ठीक, हमें पता है कि ए और बी दोनों पे डिपेंड करता है, लेकिन बी तो नहीं होगा। बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर बी होता तो जो रेट का ग्राफ है वो बी के ऊपर से आता, ना कि ये बी का ग्राफ रेट के ऊपर से आ रहा है। ठीक है, अब कैरोटेनॉइड का हम ग्राफ देखेंगे तो कैरोटेनॉइड का ग्राफ जो है येलो ऑरेंज लाइट में यहाँ पे नीचे आ जा रहा है। ठीक, लेकिन फोटोसिंथेसिस जो है रेड लाइट में, फोटोसिंथेसिस जो है ये जो रेड वाला है क्लोरोफिल ए का, ये ब्लू लाइन में भी बढ़ा है और रेड लाइट में भी बढ़ा है। इसका मतलब जो है कैरोटेनॉइड भी नहीं होगा। जो ये ग्राफ है रेट वाला, ये ग्राफ जो है रेट वाला, ये रेट वाला ग्राफ जो है वो एक्शन का ग्राफ है, और क्लोरोफिल ए का जो है ये एब्जॉर्प्शन का ग्राफ है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का ग्राफ है। दोनों ग्राफ एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन 1 to 1 ओवरलैपिंग हो नहीं रही है, रफली ओवरलैप हो रहा है। रफली ओवरलैप क्यों हो रहा है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में सिर्फ क्लोरोफिल ए जो है यही पिगमेंट नहीं है, इसको हम मेन पिगमेंट या चीफ पिगमेंट कर सकते हैं, लेकिन ओनली पिगमेंट ये नहीं है, क्योंकि इसके साथ क्लोरोफिल बी भी है और कैरोटेनॉइड दोनों है। और ये जो डिफरेंस आ रहा है, देखिए ये यहाँ पे ये क्लोरोफिल ए का ग्राफ यहाँ पे ग्रीन लाइट में और उतना नीचे एक्शन का ग्राफ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि कैरोटेनॉइड की वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जब ये फोटोसिंथेसिस इस क्लोरोफिल ए का ग्रीन लाइट में यहाँ इतना नीचे है, तो एक्शन का ग्राफ जो है यहाँ पर है, क्योंकि उस समय फोटोसिंथेसिस किसी और पिगमेंट की वजह से चल रहा है। अगर सिर्फ क्लोरोफिल ए ही सिर्फ एक मेन पिगमेंट होता तो जो ये फोटोसिंथेसिस का ये जो ग्राफ है ये 1 to 1 ओवरलैप होता, 1 to 1 ओवरलैप होता, लेकिन यहाँ पर रफली ओवरलैप हुआ है, क्योंकि क्लोरोफिल ए जो है वो मेन पिगमेंट है, लेकिन ओनली पिगमेंट नहीं है। अब ग्राफ हम आप ये वाला देखेंगे, इसके नीचे ही एनसीईआरटी में 13.3 का सी पार्ट है, उसमें लिखा है ग्राफ शोइंग एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस सुपर इम्पोज्ड ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखिए सुपर इम्पोज लिखा है, और इसमें एक लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा है कि क्या 1 to 1 ओवरलैपिंग है, तो 1 to 1 ओवरलैपिंग नहीं है, वहां पे हम लिख लेंगे नो रफली ओवरलैप ड्यू टू एसेसरी पिगमेंट के कंट्रीब्यूशन के कारण जो है वो रफली ओवरलैपिंग होती है। और एक लाइन हमने पढ़ा था कि जो आ, ये एसेसरी पिगमेंट होते हैं ये इनेबल करते हैं वाइडर रेंज ऑफ लाइट को, जो है इनकमिंग लाइट को यूटिलाइज करते हैं। आप ये यहाँ से यहाँ देख रहे होंगे, ये वाली ये ये लाइट हो गई, ये एसेसरी पिगमेंट होते हैं, ये इतने वेवलेंथ की लाइट को यूटिलाइज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को यूटिलाइज करते हैं। अब कैरोटेनॉइड जो होता है, ये कैरोटेनॉइड भी जो है अलग अलग पिगमेंट की लाइट को, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को ये भी यूटिलाइज करता है। ये लाइन हो गया। और एक एनसीईआरटी में सबसे ऊपर लिखा हुआ है पेपर क्रोमेटोग्राफी। हम लीफ का जो आ, ये लीफ पिगमेंट होता है इसको हम सेपरेट करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी से। ठीक, हमने एनसीईआरटी में इस पॉइंट से 11.3 वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस से, और ये पूरा हमने एनसीईआरटी का कवर कर लिया। 11.4 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, ये हमने पूरा कवर कर लिया। ये तीनों ग्राफ कवर कर लिया अच्छे से। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ है, ये एक्शन स्पेक्ट्रम का, और ये दोनों ओवरलैप, ये तीनों ग्राफ। यहाँ पे देखिए सुपर इम्पोज लिखा है, ये ग्राफ में नीचे देखिए सुपर इम्पोज लिखा है, और थ्योरी में ओवरलैपिंग लिखा है। और ये देखिए ये सवाल पूछा गया है, देयर इज ए कंप्लीट 1 to 1 ओवरलैप, देख रहे हैं ये लिखा गया है, देयर इज कंप्लीट 1 to 1 ओवरलैप, ये कंप्लीट 1 to 1। यहाँ पे लिख लेंगे हम, इसका आंसर लिख लेंगे रफली ओवरलैप, रफली ओवरलैप बिकॉज ऑफ एसेसरी पिगमेंट, बिकॉज ऑफ
एसेसरी पिगमेंट। लास्ट पैराग्राफ ये है जिसमें हमने आपको बताया कि कैरोटीनॉइड कैसे फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं क्लोरोफिल ए को, और ये दे not only enable a wide range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis but also protect chlorophyll A from photooxidation। ये मैंने आपको समझा दिया। ये देखिए, ये ऊपर लिखा है द मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस takes place in blue and red region of the spectrum. Some photosynthesis does take place at the other wavelength of the visible spectrum। visible spectrum होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक, ये विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। 700 नैनोमीटर तक ये जो है विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। ये होता है विजिबल स्पेक्ट्रम। इसी को हम फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन भी बोलते हैं। इसी विबग्योर इसी में होता है। विबग्योर जो होता है इसी में होता है। विबग्योर इसी में विबग्योर इसी में होता है। ठीक। क्लोरोफिल इज द मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट, ओनली थैलेकॉइड पिगमेंट। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। लाइक क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स, ये पिगमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, जिसको हम एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। तो ये भी हमारा पूरा पैराग्राफ हो चुका है। इसके आगे की हेडिंग है लाइट रिएक्शन, उसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।